नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। हमारी जो सीरीज चल रही है नेट JRF 2023, उसी की श्रृंखला में आज नया एक और क्लास को जोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज एक पहले इस क्वेश्चन के साथ में बेहद ही प्यारा क्वेश्चन है और आप सभी को आशा कर रहा हूँ कि जो लेक्चर्स या जो हमारी क्लासें हैं वो आपको अच्छे से पसंद आ रही होंगी और आप उनका निरंतर आनंद ले रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव ये हमारी पृथ्वी, ठीक, और ये उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत आता है या अवस्थित है, बिल्कुल। जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है, बिल्कुल। अंटार्कटिका हमें दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तत्व का समर्थनकारी तर्क के रूप में करता है, वो हमें बताना है। तो वो है आपका सिद्धांत, वो कौन सा सिद्धांत है? वो है आपका ट्रेडा-हैडल का सिद्धांत। किसका? ट्रेडा-हैडल का सिद्धांत। पढ़ते हैं हम ट्रेडा-हैडल का सिद्धांत क्या है। पहले तो याद रखना, उत्तरी में कौन सा? आर्कटिक और दक्षिणी में अंटार्कटिक है। इन दोनों ध्रुवों पर जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं ट्रेडा-हैडल, उनकी थ्योरी समर्थनकारी रूप में कार्य करता है, क्योंकि ज्यामिति के आधार पर महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है। इसमें ईली डी ब्यूमांट की पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन परिकल्पना को इस क्षेत्र में प्रथम प्रयास माना जाता है। जो आपके कौन थे? ईली डी ब्यूमांट, और उनकी जो पेंटागोनल डोडेकाहेड्रॉन परिकल्पना है उसका इसका क्या माना जाता है? प्रथम प्रयास माना जाता है। परंतु ज्यामिति सिद्धांतों में लेथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना अधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना कि जो ज्यामिति सिद्धांत हैं उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो किसकी? आपकी लेथियन ग्रीन की चतुष्फलकीय परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका है सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण हैं, या सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण हैं आपका कौन सा है? तो बिल्कुल हम आंसर की ओर चलते हैं, पूर्ववर्ती अववाह तंत्र। कौन सा? पूर्ववर्ती अववाह तंत्र। थोड़ी सी व्याख्या के साथ में चलते हैं, ठीक है। यहाँ से रख के भी आ जाएगा बस, ठीक है। हाँ, इरिटेट कर। चलिए, तो व्याख्या की बात करूं मैं आपके इसके साथ में, तो व्याख्या है कि पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जिसका आविर्भाव स्थलखंड के उत्थान से पहले हो चुका है। साधारण अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती जलधारा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो जो पहले से चली आ रही जलधारा है उसे हम क्या कह देते हैं? पूर्ववर्ती जलधारा कह देते हैं। जिस पर संरचना या स्थलखंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर क्या होता है? संरचना व स्थलखंड का प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार पूर्ववर्तीय नदियां वे जलधारा हैं जो स्थलखंड में उत्थान होने पर भी पहले आने वाले मार्ग को नहीं अपनाती हैं, चूंकि ये जलधाराएं स्थानीय ढाल का अनुसरण नहीं करती हैं। जो आपका स्थानीय ढाल है उसका अनुसरण नहीं करती हैं। इन्हें विलोम अनुवर्ती या प्रति अनुवर्ती जलधारा भी कहा जाता है। सिंधु तथा ब्रह्मवर्ती पूर्ववर्ती अववाह तंत्र के उदाहरण है। याद रखना आप, जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र हैं वो किसके उदाहरण हैं? वो आपके पूर्ववर्ती अववाह तंत्र के हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल है, तो वो कितना है आपका? 12 घंटे 26 मिनट। कितना है? जब दो ज्वार आएंगे तो एक ज्वार से दूसरे ज्वार की जो स्थिति होगी या दोनों ज्वारों को उत्पन्न होने के मध्य जो समय अंतराल रहेगा वो आपका रहेगा 12 घंटे कितना? 26 मिनट। जैसे बात करूं मैं आपका, यहाँ पर 10 बजे ज्वार आता है तो दूसरे स्थान पर कितने बजे ज्वार देखने को मिलेगा? तो इसके मध्य कितने को देखने को मिला? 12 घंटे, यानी कि 10:26 पर। यहाँ पर अगर AM को आया है तो यहाँ पर कब आएगा? PM को। कितना अंतराल रहेगा? 26 मिनट का मिनिमम 26 मिनट का रहेगा, और घंटे पूछता है तो 12
मिनट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले थोड़ी सी व्याख्या। दो अनुक्रमिक ज्वार भाटा के बीच का औसत समय अंतराल है 12 घंटे 26 मिनट। एक ही स्थान पर एक दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। एक दिन में एक ही जगह पर 2 बार ज्वार आएगा तो अर्धदैनिक ज्वार कहलाएगा। और आगे ज्वार भाटा कहा जाता है ऐसा ज्वार भाटा प्रतिदिन समय अनुसार 12 घंटे 26 मिनट के अंतराल के पश्चात आता है। आपका जो फंडी की खाड़ी है वहां पर 4 बार ज्वार देखने को मिलता है एक दिन के अंदर। आगे चलिए, आगे आपका स्थान को निर्धारित करने के लिए अक्षांश एवं देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। अगर आपको किसी स्थान को जानना है तो उसके लिए आपके लिए क्या क्या आवश्यक है? आपके लिए दोनों आवश्यक है, क्या? अक्षांश और देशांतर। ठीक, तो बिल्कुल क्या जानना आवश्यक है? अवस्थिति। क्या जानते हैं हम अक्षांश और देशांतरों से? अवस्थिति। अवस्थिति को निर्धारित करने के लिए जैसे ये कोई देशांतर है, ये कोई अक्षांश है, तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अवस्थिति को निर्धारित कर सकते हैं। अक्षांश तथा देशांतरों के ज्ञात होने पर किसी स्थान की सही अवस्थिति ज्ञात की जा सकती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूं आपसे, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो हमको बताना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको कथन और कारण दो दिए गए हैं। क्षोभ मंडल वायु का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाए तूफान जैसी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। बिल्कुल, आपका जो क्षोभ मंडल है वो 16 किलोमीटर से 48 किलोमीटर तक देखने को मिलता है। यहाँ पर मौसम संबंधित जितनी भी घटना है वो सभी की सभी कहाँ घटित होती हैं? तो वो सभी की सभी यहाँ पर घटित होती हैं। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कारण, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है। तो बताना क्या है? ए और दोनों सही है, एक ही सही व्याख्या नहीं है। क्या कहा है इसने कि क्षोभ मंडल में वायुमंडल का वह निचला भाग है। बिल्कुल, क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला भाग है। ठीक है ना। इसके बाद में समताप मंडल, मध्य मंडल, और फिर आयन मंडल, और फिर बहिर्मंडल। ठीक, तो बिल्कुल जैसे ही निचला भाग है और जिसमें बादल तूफान जैसी घटनाएं घटित होने को मिलती हैं, क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है, तो इसके साथ साथ नहीं घटता। चलिए और थोड़ी सी व्याख्या की बात कर लेते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का निचला भाग है जिसमें बादल छाए तथा तूफान उठने जैसी मौसम जन्य घटनाएं होती हैं। ये कथन सत्य है। इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। आपका दूसरा कथन एक दिया गया है, समुद्री तले महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती है। यानी समुद्री जो तले हैं वो महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती हैं। कारण, कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तलें सबडंसन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती। चलिए दोनों को देखते हैं हम, कथन और कारण को। तो बिल्कुल हम बात करें तो कथन और कारण दोनों सही हैं, क्योंकि समुद्री तलें महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती हैं। याद रखना, समुद्री तलें हैं वो महाद्वीपीय तलों से क्या होती हैं? कम पुरानी होती हैं, क्योंकि महासागरीय तलों में महासागरीय कटक के द्वारा लावा का निरंतर उद्गार होता रहता है। जो महासागरीय कटक हैं उसके अंदर क्या होता है? लावा के द्वारा निरंतर उद्गार होता रहता है, जिससे नई महासागरीय तलों का निर्माण होता रहता है। और जो आपकी समुद्री तलें उनमें क्या होता रहता है? निरंतर उद्गार होता रहता है। इस वजह से क्या होता है? उन महासागरों के अंदर नई तलें बनती रहती हैं। भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सूर्य है। सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है, जिससे कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय क्षेत्रों में गिरता है। बिल्कुल, क्योंकि यह क्या करता है? भूदृश्य के अपर्दन को तो संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत क्या माना जाता है? बिल्कुल सूर्य, क्योंकि सौर ऊर्जा भूतलीय जो जल को वाष्पित करता है। जो भूतलीय जल है, जमीन के ऊपर जो जल जमा हुआ है उसको अपनी ओर ऑब्जर्व करता है और कुछ समय बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिराता है। बिल्कुल दोनों सत्य है। चलिए आगे।
और एक और याद रखना कि सौर ऊर्जा द्वारा जल को वाष्प में बदलना तथा वाष्प द्वारा पुनः वर्षा करना। सौर ऊर्जा द्वारा तो पहले क्या करेगा, जल को वाष्प में बदलेगा और वाष्प में बदलने के बाद में पुनः वर्षा के माध्यम से जल में परिवर्णित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक, आगे भूकंप का प्रभाव अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है। आपके भूकंप से क्वेश्चन है, भूकंप का प्रभाव अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है, यह दूरी के साथ घटता जाता है। भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तो ये यार दोनों सही है कि भूकंप का जो अधिकेंद्र है वहां से अगर ये बाहर की ओर जाएगा तो निरंतर क्या होगा, इसका निरंतर दूरी के साथ में इसकी प्रभाव है वो घटता जाएगा। और भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल, उससे जो ऊर्जा निकलती है उसके आकार प्रकार के द्वारा क्या किया जाता है, स्थापित किया जा सकता है। इस तरह कथन और कारण क्या हो जाएंगे, दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो हमने कल भी पढ़ा था रैंक साइज रूल का। क्षेत्रीय रूपांकन करना है आपका तो उसके लिए किसका प्रयोग कर सकते हो आप, रैंक साइज रूल का। किसका, रैंक साइज रूल का। आगे चलते हैं हम, आगे आपका क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 की थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। क्या हो रहा है इस बोर्ड के आज है? एक मिनट, ठीक करना इसको। चलिए, तो हम बात कर रहे थे भूकंप। जैसे भूकंप का अधिकेंद्र होता है उसके यहाँ से क्या होता है, उसके यहाँ से जो जैसे आगे की ओर बढ़ेगा उसका प्रभाव भी निरंतर घटता हुआ जाता है। उसी प्रकार से हमने बात की थी किसको लेकर के, फिर बात की थी हमने क्षेत्रीय रूपांकन के लिए तो रैंक साइज रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, पहले व्याख्या कर लेते हैं कि क्षेत्रीय रूपांकन के लिए रैंक साइज रूल का प्रयोग किया जाता है। रैंक साइज रूल कोटि आकार नियम एक प्रकार का मॉडल है जो किसी क्षेत्र की बस्तियों के आकार के अनुरूप आपसी संबंधों को दर्शाता है। याद रखना है आपको कि आपसी संबंध को दर्शाने का काम कौन करता है, रैंक साइज। क्षेत्रीय असंतुलन इनमें से किस कारण उत्पन्न नहीं होता, वो आपको बताना है। तो वो किस कारण उत्पन्न नहीं होता, वो आपके टिकाऊ आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न नहीं होता। कौन सा, क्षेत्रीय असंतुलन। आगे थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या है, क्षेत्रीय असंतुलन टिकाऊ आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न नहीं होता। असंतुलन और आर्थिक विकास द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। जो आर्थिक विकास है उसके द्वारा जो क्षेत्र में असंतुलन है उसको दूर किया जा सकता है। जबकि संसाधनों का विषम वितरण सुनना कौन कौन से प्रभावित करते हैं, संसाधनों का विषम वितरण, संसाधनों का अभाव, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलता है। जिन क्षेत्रों में संसाधनों की अधिकता पाई जाती है वहाँ उच्च स्तर का विकास और जहाँ कम होंगे वहाँ कम स्तर का विकास या मिनिमम विकास देखने को मिलेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11, नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। नोडल रीजन्स है उसका परिसीमन किया जाता है तो किसके आधार पर किया जाता है, वो आपके किया जाता है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। किस पर, नोडल रीजन्स का परिसीमन स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर किया जाता है। क्योंकि नोडल रीजन्स में उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, प्रशासन आदि प्रमुख होता है। नोडल रीजन्स में कौन कौन, उद्योग, वाणिज्य, व्यापार, परिवहन, प्रशासन। ठीक है, और यह प्रदेश मुख्य आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव। लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है, इनमें से महत्वपूर्ण है, बताओ। जो प्रवास है एक जगह से दूसरे बसने की प्रक्रिया, उसमें कौन सा लाभकारी रहा है वो आपको बताना है। ठीक, तो इसमें विचारों का प्रसरण बिल्कुल, भाषा का प्रचार प्रसार बिल्कुल, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तना का प्रचार प्रसार। ये क्या है, लोगों के अंदर
जो आपका आरंभिक प्रवास है उसके लिए क्या रहा है, हमेशा से आरंभिक समय से लाभकारी रहा है कि विचारों का आसान प्रसारण, जैसे एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति मिलेगा तो उसके विचार एक दूसरे के आपस में मिलेंगे। उसी प्रकार से भाषा का, जैसे मुझे हिंदी आती है, उससे इंग्लिश आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, पंजाबी आती है, और जो भी लैंग्वेज आती हैं उन सभी का क्या होगा, भाषा का प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की नव प्रवर्तना का प्रचार प्रसार, तो इसके साथ में ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य स्थान के लिए स्थायी अथवा अस्थायी रूप से किया गया परिवर्तन जनसंख्या प्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या प्रवास कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं, क्यों? क्योंकि इनके लिए प्रशासनिक सुख सुविधाएं, क्या कराने? प्रशासनिक सुविधाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है, तो आपकी क्या है? भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी वो है आपकी आबादी। क्या है? आबादी। भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी आबादी है, जिसके द्वारा प्रतिपादित कोटि आकार नियम भी नगरों के वर्गीकरण में जनसंख्या को महत्वपूर्ण कारक मानता है। आगे, यदि किसी प्रदेश के नगरों को उनकी जनसंख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कोटि आकार के नियम के अनुसार दूसरे कोटि क्रम वाले नगर की जनसंख्या प्रथम कोटि वाले नगर की जनसंख्या की आधी होगी। कोटि आकार का जो नियम है ये क्या कहता है? अगर यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन देखने को मिलती है तो आपको जो दूसरा नगर होगा, या जैसे मान लें हम ये नगर है तो इसमें इतनी देखने को मिलेगी, इस वाले में इससे कम देखने को मिलेगी, और इस वाले में इससे कम देखने को मिलेगी। इस प्रकार से ये निरंतर घटता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रैंक साइज रूल से निम्नतर दर्जा वाले शहरों की जनसंख्या के अनुपात में होती है, तो ये क्या होती है? ये जनसंख्या के अनुपात में लघुतम शहर की जनसंख्या। रैंक साइज रूल में निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या लघुतम शहर की जनसंख्या के अनुपात में होगी। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? और इसकी बात कर चुके हैं हम रेड जेल को। किसे? रेड जेल को। रेड जेल को कहा जाता है। और राजनीतिक भूगोल राज्यों की सीमाओं, स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन आदि से संबंधित है। किस किस से? स्थानीय प्रशासन, प्रादेशिक नियोजन और सीमाओं से। कौन सा? राजनीतिक भूगोल। ये मानवीय समूहों की राजनीतिक स्थितियां, समस्याओं व क्रियाओं के भूगोल के महत्व को आंकता है। रेड जेल ने राजनीतिक भूगोल नामक एक पुस्तक भी लिखी है। रेड जेल का निश्चयवादी दृष्टिकोण, याद रखना, निश्चयवादी के अंदर आते हैं कौन? रेड जेल। इन्होंने राजनीतिक भूगोल कहा था और राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। राजनीतिक भूगोल के अंदर इन्होंने किन किन समस्याओं का, ये मानवीय समूह की राजनीतिक स्थितियां, समस्याओं व क्रियाओं में भूगोल के महत्व को दर्शाता है। आगे, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हुआ। एलन चर्चिल उनकी प्रमुख शिष्या थी। उनकी प्रमुख शिष्या कौन थी? एलन चर्चिल। रेड जेल ने लेवेंस राम की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसका अर्थ होता है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित प्राणियों का विकास होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थियरी की विचारधारा किसकी देन है? तो ये किसकी देन है? ये है आपके स्पाइकमैन एन.जे. की। किसकी है? स्पाइकमैन एन.जे. की। राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थियरी किसकी विचारधारा है? तो ये है आपकी स्पाइकमैन एन.जे. की। ठीक है, आगे राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी स्पाइकमैन एन.जे. की विचारधारा की देन है। स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल, पीस ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने रिमलैंड के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। शांति का भूगोल, पीस ऑफ ज्योग्राफी की पुस्तक किसने लिखी थी? रिमलैंड ने। किसने लिखी थी? रिमलैंड ने। ठीक है ना, उन्होंने मैकेंडर के विचारों के विपरीत विचार प्रकट किया तथा उन्होंने बताया कि स्थिर हृदय स्थल तथा रिमलैंड का सापेक्षिक महत्व है। हृदय स्थल के इर्द गिर्द रिमलैंड है जो अंशतः महाद्वीपीय तथा अंशतः महासागरीय है। स्पाइकमैन की मान्यता है कि हृदय स्थल की तुलना में रिमलैंड अधिक महत्वपूर्ण है। किसने कहा था? तो स्पाइकमैन ने कहा था कि हृदय स्थल की अपेक्षा जो रिमलैंड है वो क्या है? अधिक महत्वपूर्ण है। तो रिमलैंड से कितने कितने क्वेश्चन याद रखने हैं? इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी 1944 में?
विचारधारा की देन है कि इनकी वजह से स्पाइकमैन ने 1944 में शांति का भूगोल, पीस ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। लेकिन उन्होंने क्या बताया, हृदय की अधिक जो आपके रिमलैंड है उनकी थ्योरी को अधिक अच्छा बताया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, इन भूगोलविदा हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सिद्धांत है, उनको देखना है। जैसे मैं बात करूं बाइडल डी लाप्सॉस, इन्होंने इंटरेक्शन का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? इंटरेक्शन का। और जीन ब्रून्स ने दिया था सोशल डिटर्मिनेशन का। और कॉल रिटर ने दिया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और फ्रेड रेडजेल ने दिया था टेरेस्ट्रियल हॉल। वापस से याद करेंगे, बाइडल डी लाप्सास इंटरेक्शन, जीन ब्रून्स सोशल डिटर्मिनेशन, कॉल रिटर का यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और फ्रेड रेडजेल की है आपकी टेरेस्ट्रियल हॉल। ठीक है, कौन सी है? टेरेस्ट्रियल हॉल। वैदार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति को, किसको? मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, वो है आपकी कौन? पॉजिटिविज्म। कौन सी है? पॉजिटिविज्म, यानी वस्तुनिष्ठवाद। कौन सी है? वस्तुनिष्ठवाद। थोड़ी सी इसकी व्याख्या है कि वैदार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, पॉजिटिविज्म यानी वस्तुनिष्ठवाद कहलाता है। पॉजिटिविज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण का दाम नहीं है, यद्यपि वह प्रकृति से प्रभावित होता है, तथापि वह अपनी बुद्धि बल तथा कार्य कुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बात करूं मैं, प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और प्रैग्मेटिज्म एक दर्शन है जिसके अनुसार अर्थ और ज्ञान की परिभाषा उनके अनुभव की भूमिका के संदर्भ में कहीं जा सकती है। और थोड़ा सा हम देखें प्रैग्मेटिज्म के प्रमुख लक्षण क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा, पहला वास्तविकता की अपूर्णता। क्या देखने को मिलेगा? वास्तविकता की अपूर्ण क्षमता और ज्ञान का भ्रमात्मक विचार और वैज्ञानिक पद्धति और परिकल्पना निगनात्मकता प्रैग्मेटिज्म भूगोलविद्या का मुख्य उद्देश्य है और मानव तत्व को अधिक महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है। जो फसल संयोजन है उसका परिकलन के आधार पर किया जाता है। तो आपके किसके आधार पर किया जाता है? एक क्षेत्र में फसलों का स्थिरीकरण। क्या? एक क्षेत्र में फसलों के स्थिरीकरण को लेकर के आपका फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है। ठीक, व्याख्या, फसल संयोजन का परिकलन एक क्षेत्र में नए फसलों के स्थिरीकरण के आधार पर किया जाता है। फसल संयोजन का संबंध किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशिष्ट समय अवधि में फसलों की संख्या अथवा विविधता से है। भारतीय कृषि में फसल संयोजन का बड़ा महत्व है क्योंकि यह फसलों का शुद्ध चित्रण प्रस्तुत करता है और कृषि के क्षेत्रीयकरण के लिए ठोस आधार प्रदान करता है। कौन करता है? तो फसल संयोजन। आगे आपका झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो जैसे झरिया, जैसे झारखंड। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, यह झारखंड के भी धनबाद जिले में स्थित है और यह झारखंड राज्य का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है और देश के 90% से अधिक कोकिंग कोयले के भंडार यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ कोयला धोबनशालाएँ, सुदामा मिड है तथा मोनी मिड में स्थित है। ठीक है, तो याद रखना जो झरिया कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में, झारखंड के धनबाद जिले में देश का 90% से अधिक कोकिंग कोयला उत्पादन करता है। आगे देखिए, भूगोल के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेताओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सही अनुक्रम क्या है? S.W. बुलरीज, A.J. हर्डसन, L.D. स्टैम्प और H.J. मैकेंडर। ठीक, यह इनका क्या है? सही क्रम। देखिए जैसे हेल्फोर्ड जॉन मैकेंडर की बात करें 1861 से लेकर के 1947 तक, एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन का बात करें 65 से लेकर के आपके 15 तक है, और सर डेडले स्टाम्प का 1898 से 1967 और S.W. बुलरीज का 1900 से लेकर 1967 तक है। निम्नलिखित सागरों पर विचार करें। ठीक है ना, और खारापन के आधार पर अवरोही क्रम में इन सागरों को सही क्रम में जमाना है। ठीक है,
तो सबसे पहले आपके जो सागर आएगा वो सागर आने वाला है आपके सबसे पहले डेड सी, जिसे हम मृत सागर के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनकी हम देखते हैं खारापन और लवणता किस प्रकार है। मैं बात करूं डेड सी की, जिसे मृत सागर कहते हैं, 238 प्रति हजार लवणता देखने को मिलती है। और रेड सी की देखने को मिलती है 37 से लेकर 41 प्रति हजार। ब्लैक सी की देखने को मिलती है 18 प्रति हजार। और बाल्टिक सी की देखने को मिलती है 15 से 16 प्रति हजार। इनके अंदर लवणता देखने को मिलती है सर्वाधिक डेड सी में, फिर रेड सी में, फिर आपके ब्लैक सी में, फिर बाल्टिक सी में। ठीक है, मृत सागर, लाल सागर, काला सागर और बाल्टिक सागर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक सर्वाधिक सघन संरक्षण प्रयास भारत में कब शुरू किया गया था। यानी प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से सर्वाधिक सघन संरक्षण भारत में अप्रैल 1973 से शुरू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आपके रिसोर्सेज और नॉट दे बिकम संसाधन की ये परिभाषा किसने दी थी। रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम संसाधन की ये परिभाषा देने वाले थे, वो थे आपके जिम्बरमैन। कौन से थे? जिम्बरमैन। ठीक है, किसने दी थी? तो जिम्बरमैन ने। थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं। जिम्बरमैन के अनुसार संसाधन कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है, बल्कि यह वह कार्य है जिसे कोई वस्तु या पदार्थ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है। मानवीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए कर सकता है। आगे आपका पशुपालन वाणिज्य पैमाने पर भली भांति विकसित हुआ है किस क्षेत्र में। तो हमने आपको देखा, आप देख सकते हो कि रिपीटेड क्वेश्चन कितने देखने को मिलते हैं एक नेट के दूसरे नेट में। तो प्रेरीज और स्टेपी है, यहाँ पर हमें पशुपालन अधिक मात्रा में देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े भागों पर क्या होते हैं, ये घास के मैदान पाए जाते हैं। आगे बात करें, भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक जिसकी बात करें वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। इसके लिए दोमट मिट्टी तथा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। गेहूं के लिए आरंभ में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री था, बाद में 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, और क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग है। कौन सा है? स्वच्छंद उद्योग है। तो कौन सा है? हथकरघा, क्योंकि इसके लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता, इसके लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता और इसके लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। यानी कि इसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, इसको कच्चे माल की क्या नहीं करेगी, आवश्यकता प्रभावित नहीं करेगी। और जिसे कच्चे माल के स्रोत के पास लगाना आवश्यक नहीं होता है, बल्कि ये सभी के सभी वो उद्योग हैं जिनको कच्चे माल के पास लगाना क्या होता है, आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइसोडापेन क्या संबंध है। जो आइसोडापेन का संबंध है वो किसके साथ है, वो हमें बताना है। तो बिल्कुल आइसोडोपेन का संबंध है वो किसके साथ में है, वो परिवहन के साथ में। क्या है? समतुल्य परिवहन लागत की रेखा से। आगे वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में, याद रखना वेबर ने कौन सा सिद्धांत दिया, औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया है। वेबर के अनुसार उद्योग को स्थापित करने में वह स्थान उपयुक्त होता है जहां कच्चे मालों को एकत्रित करने का परिवहन व्यय और निर्मित माल को बाजार तक भेजने आदि में लगने वाली लागत न्यूनतम हो। यानी क्या हो, इसमें ये जो व्यय है वो कम हो और जो आप बाजार तक भेजोगे उसके लिए भी क्या हो, लागत न्यूनतम हो तथा निर्मित माल के विक्रय से प्राप्त आय अधिकतम हो। तो आइसोडोपेन के अनुसार जो समतुल्य परिवहन की लागत की रूपरेखा से है। और वेबर ने क्या कहा था कि उद्योग को अगर आप स्थापित कर रहे हो तो उद्योग को आप ऐसी जगह स्थापित करें जहाँ कच्चे माल की आसानी से प्राप्ति हो जाए और उसको आप बाजार में भी आसानी से भेज सकें, और जो आप अर्निंग करते हो या जो कमाते हो आप, उसकी आय क्या हो, अधिक हो खर्चे की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 30 है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है। कौन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है, वो है आपके सेंट्रल प्लेस थियरी। कौन से? सेंट्रल प्लेस थियरी। आगे बात करूं मैं तो परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है, बाद बाकी ये तो वॉन थ्यूबेन थियरी है, डिस्टेंट डिके फंक्शन थियरी है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट
अफर्ड थ्योरी भी है। डिस्टेंट डीके फंक्शन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी क्रिस्टालर ने 1933 में प्रतिपादित की, यह भी पूछा गया है। सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने प्रतिपादित की, तो क्रिस्टालर ने। किसने, क्रिस्टालर ने। बॉन थ्यूवेन थ्योरी कृषि अवस्थिति सिद्धांत पर आधारित है, जो कि 1826 में बॉन थ्यूवेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है, मंगोलियाड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है, तो आपके कहाँ पाई जाती है, ये पूर्वी एशिया में, या पूर्वी के साथ साथ मध्य एशिया के भी अंदर देखने को मिलती है। आगे और थोड़ा सा देखिए, मंगोलियाड प्रणाली प्रधान रूप से पूर्व एशिया में पाई जाती है। मंगोल जाति समूह का आदि स्थान चीन है। कौन सा है, चीन से आई मानी जाती है, जो मलय द्वीपों तथा इंडोनेशिया से प्रवास करते हुए पूर्वी पर्वतीय दर्रों को पार करके भारत में आकर के बस गए। भारतीय उपमहाद्वीप में ये जाति समूह लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में निवास करते हैं। मध्यम कद वाले मंगोलियाड जाति के शरीर और चेहरों पर बालों की कमी होती है और चेहरा सपाट तथा कपोलस्थियाँ उभरी होती हैं। ये मंगोलियाड प्रजाति की थोड़ी सी कैसी होती हैं कि थोड़े से वो क्या होंगे, मध्यम कद वाले होंगे, यानी ठिंगने से होंगे, और जो उनका शरीर है चेहरे के बालों की कमी होती है और चेहरा बिल्कुल सपाट सा होता है, कपोल स्थितियाँ उभरी हुई होती हैं। चीनों को देख लो आप, मंगोलियाडी लगते हैं वो। ठीक, आगे, इनमें से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है, और तो वो किसका है, स्थानांतरण युक्त खेती बाड़ी का, जिसे हम क्या बोल देते हैं हमारे राजस्थान में जूमिंग कृषि कहा जाता है, यानी एक स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर की जाने वाली कृषि। ये वनों या पर्वतों में निवास करते हैं, इनकी आय का प्रमुख साधन किसको मानते हैं, खेती को। मानव के प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन किससे किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है, मानव के जो प्रजातीय विशेष गुण हैं उनका अध्ययन करने के लिए आपको मानव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया था, तो हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया था, तो वो H.J. मैकेंडर ने। कौन ने, H.J. मैकेंडर ने। इसको ही हम क्या बोलते हैं, हृदय स्थल थ्योरी का निरूपण मैकेंडर ने। हृदय स्थल कह लो या हार्टलैंड, हार्ट यानी हृदय और लैंड यानी स्थल, ठीक है ना। इस सिद्धांत को मैकेंडर ने 1904 में अपने निबंध इतिहास की भौगोलिक धुरी में प्रस्तुत किया है, ठीक है। याद रखना, हार्टलैंड या हृदय स्थल थ्योरी का संपादक कौन है, तो वो मैकेंडर है। आर्द्र वातावरण से अनुकूलित पौधों को कहते हैं, जो आर्द्र वातावरण से अनुकूलित होते हैं उनको क्या कहेंगे, जलोदभिद। क्योंकि मरुद्भिद पौधे गर्म तथा शुष्क दशाओं में पाए जाते हैं। मरुद्भिद तो गर्म और शुष्क में पाए जाते हैं, बिल्कुल। इस तरह के पौधे शुष्कता को सहन करने के लिए अनुकूल विशिष्टताएं होती हैं। ऐसी दशाओं वाले पौधों में बाष्पीकरण अधिक होता है। इन पौधों को जीरोफाइटस, एक और याद रख लेना, जीरोफाइटस भी कहते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 36, और क्या कह रहा है 36, तो 36 कह रहा है आपका पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है। पारिस्थितिकी अनुक्रमण है वो सामान्यतः जन्म देता है किसको, हैबिटाट को। किसको, हैबिटाट को। चलिए हैबिटाट होता क्या है, जब किसी परिस्थिति तंत्र के समस्त पादप एवं प्राणियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल पादप और प्राणियों दोनों का किससे सम्मिलित रूप से अध्ययन किया जाता है, तो उसे बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोम। और बायोम के अंतर्गत प्रातः स्थलीय भाग के समस्त पादप तथा प्राणी समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है। याद रखना, बायोम कहता है कौन कौन होते हैं, पादप और प्राणी। क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण कठिन कार्य होता है, जो आपका सागरीय बायोम है उसका कठिन कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर है आगे 37, और कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक राज्य को पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है, तो वो आपका कौन सा राज्य है जिसे पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है, तो वो किसको किया है, वो बिल्कुल गुजरात को किया है। गुजरात राज्य को इसने अधिकतम प्रभावित किया रहा है क्योंकि गुजरात में सबसे अधिक कच्चे तेल के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी पेट्रो उत्पाद ने बहुत अधिक प्रभावित
किया है। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किसके द्वारा किया जाता है? डॉट मेथड के द्वारा। किसके द्वारा? डॉट मेथड के द्वारा। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व डॉट मेथड द्वारा किया जाता है और जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़ों अथवा प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है। याद रखना किसको? जनसंख्या के वितरण का जो उच्चतम रीति प्रतिनिधित्व है उसे तो डॉट मेथड से, लेकिन जो जनसंख्या की वृद्धि को निरपेक्ष आंकड़े अथवा प्रतिशत मात्रा में व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत या मात्रा के अंदर इसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेटा शीट में प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने के प्रधान उद्देश्य क्या है, वो हमको बताने हैं। तो इसके प्रधान उद्देश्य हैं कि आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध। क्या? कि एक तो आश्रित चर और दूसरा स्वतंत्र चर, इनके बीच में सहसंबंध क्या है? एक डेटा शीट में प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने के प्रधान उद्देश्य हैं। चलिए इसको तो हम सीधे मिला के देखते हैं। देखिए, बिखराव का किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है रेंज के द्वारा। किसके द्वारा? रेंज के द्वारा। बिखराव का किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो किसके द्वारा? रेंज के द्वारा। किसके द्वारा? रेंज के द्वारा। आगे आपका माध्य, ये एक बिखराव का एक माप है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके दो और बचे हुए हैं ऑप्शन, सॉरी। यदि वेरिएशन का है तो आपको x/x और आपको 100 से करना है। आगे आपका क्या चाहिए? इसमें पूरे ही है। यदि वेरिएशन को कोएफिशिएंट वांछित है तो आप कौन से परिसूत्र का प्रयोग करेंगे? तो कौन से का करेंगे? ठीक, 100। आगे, नमूने के वेरिएशन तथा मानक विचलन की गणना में किस औसत का प्रयोग किया जाता है? वो अंकगणितीय माध्य का प्रयोग किया जाता है। किसका? अंकगणितीय माध्य का। विश्व के देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का दर्जा है, तो वो कौन सा है आपका? चतुर्थ का। किसका? चतुर्थ का। तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फिर उसके बाद में हमारा भारत। याद रखना, यूएसए, चाइना और रूस, उसके बाद में हमारा भारत चतुर्थ स्थान आता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है? तो बिल्कुल किसका है? अहमदाबाद का। किसका है? अहमदाबाद का। चलिए बात करें थोड़ी सी प्रश्नगत। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। गुजरात में 130 कारखाने सहित 70 का देश का 7.5% सूती धागा व 26% कारखाना निर्मित वस्त्र तैयार किया जाता है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन की उपमा प्रदान की गई है। क्या की गई है? पूर्व का बोस्टन। इसके अलावा और भी हैं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल वर्ष 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में स्थापित की गई थी। याद रखना, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लॉस्टर में लगाई गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 43, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो किस नदी के किनारे पर है? शुरू नदी के किनारे पर। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो वो है मणिपुर की। किसकी है? मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की शिलांग है और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। ठीक है ना, तो ये राजधानियां हैं। आगे चलिए, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बताइए किसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन लाइन है वो आपके भारत तथा चीन के बीच है। भारत तथा चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन लाइन। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? डूरेंड रेखा। बिल्कुल, मैकमोहन रेखा चीन तथा भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
भारत तथा चीन की सीमा की कुल लंबाई 3439 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 किलोमीटर उत्तर से होकर गुजरती है। इस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक, और यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे पढ़ना है और फिर उसके बाद में जवाब देने हैं। तो पैराग्राफ तो कई पढ़ेंगे इतना तो बहुत समय लग जाएगा, पर कोई नहीं, जवाब देने का प्रयत्न करेंगे और आगे इनसे समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रवाह को उन्नत करने का कारक है? वो कौन सा है? मांग। क्या है? मांग। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रवाह को उन्नत करने का कारक है? वो है आपका मांग। नेक्स्ट बात करूं, क्योंकि प्रवाहों में प्रत्येक गंतव्य स्थान पर बलशाली रूप से डाले गए प्रभावी खिंचाव के अनुरूप प्राचुर्यता के स्थानों से प्रभावी मांगों के क्षेत्रों की ओर स्थिति में प्रवृत्ति होती है और व्यक्तियों, जिन्सों और सेवाओं की भांति सूचना पहुंचाने में या उत्पन्न के स्थान से अपनी मांग के क्षेत्रों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित होती है। आगे आपका समृद्ध देशों के बीच जिन्सों के विनिमय को प्रधान रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन से हैं? तो वो है आपके प्रभावी मांग। कौन से हैं? प्रभावी मांग। क्या करते हैं? ये विनिमय प्रधान रूप से प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। सूचना का उत्पन्न होना निम्नलिखित में से किस पर आश्रित है? तो ये आपका आश्रित है एक प्रणाली में विचार केंद्रों की शक्ति पर। किस पर? एक प्रणाली में विचार केंद्रों की शक्ति पर क्या आधारित है? तो सूचना का उत्पन्न होना। नेक्स्ट है आपका 49। उत्पन्न होने के स्थान से गंतव्य स्थान तक, यानी उत्पन्न होने के स्थान से गंतव्य स्थान तक सूचना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से प्रभावित होती है? तो वो आपकी होती है गंतव्य स्थान पर आकर्षण से। किससे? गंतव्य स्थान पर आकर्षण से। और आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन है, ऊपरी लिखित पैसेज का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो था, हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, सूचना का प्रवाह। क्या था? सूचना का प्रवाह। तो हम रोज़ 50-50 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।